नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का निष्क एकेडमी के इस नए लेक्चर में। और समझेंगे हम चार्टर एक्ट 1833 को। ये चार्टर एक्ट की सीरीज का तीसरा एक्ट है। इसके पहले हम चार्टर एक्ट 1793 और 1813 को पहले ही समझ चुके हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो कोशिश करिएगा कि पहले आप वो दोनों वीडियोस को देख लें, उससे आप आज के लेक्चर को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, 1833 के चार्टर एक्ट को हम डिटेल में पढ़ना शुरू करें उससे पहले इस एक्ट से रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जिसे मैं अभी पहले ही बता देता हूं, जिससे कि आप इस लेक्चर को आगे और भी आसानी से समझ पाएंगे। पहली बात तो ये कि इस बात को समझ लीजिए कि इस एक्ट को पास करते समय इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में रूल या ट्रेड करने की इजाजत दी जाए, और वे किसी भी हालत में इस चार्टर एक्ट को पास नहीं होने देना चाहते थे। पर फिर भी ये चार्टर एक्ट पास हुआ और आज हम इसे पढ़ भी रहे हैं, तो इसके पीछे खास 3 लोगों का हाथ है जिनकी वजह से ये चार्टर एक्ट पास हो पाया। वो 3 लोग कौन हैं ये हम आगे लेक्चर पढ़ते समय देखेंगे। दूसरी बात, हिस्ट्री में आप लोगों ने एक गवर्नर जनरल को पढ़ा होगा, विलियम बेंटिक। फिर आप लोगों ने विलियम बेंटिक की रिफॉर्म पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ा होगा, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश करवाया, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को इंडिया में बैन किया, फिर इन्होंने फ्लॉगिंग मतलब कि कोड़े मारने की सजा को भी इंडियन आर्मी में बंद करवाया। तो ये जो बेंटिक इंडिया में इतने सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे, इसके पीछे भी इंग्लैंड में सोशल रिफॉर्म्स को लेकर बना हुआ एटमॉस्फेयर था। ये भी हम आगे अभी लेक्चर में समझेंगे कि इंग्लैंड में कैसे हर तरफ सोशल रिफॉर्म्स की बात होने लगी थी और इसका इफेक्ट इंडिया पर भी होने लगा। और तीसरी बात ये कि इस एक्ट ने पहली बार इंडिया में 4th प्रेसिडेंसी बनाई, आगरा को। इससे पहले अभी तक इंडिया में कई सालों से 3 प्रेसिडेंसी चली आ रही थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। पर इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक 4th प्रेसिडेंसी बनाई। इसे भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब लेक्चर को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, मैंने अपने लेक्चर्स में जितने भी एक्ट्स पढ़ाए हैं उन सब में मैंने पूरी कोशिश की है कि एक्ट का ना सिर्फ प्रोविजंस बताऊं बल्कि रिलेटेड एक्ट के पीछे के वो पूरे बैकग्राउंड को भी बताऊं, ताकि आप समझ पाएं कि इन एक्ट्स को पास करने के पीछे क्या रीजंस थे, आखिर किस तरह की सिचुएशंस इंग्लैंड में बन रही थी जिनका रिजल्ट हमें चार्टर एक्ट्स में देखने को मिलता था। क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्ट्स इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ही पास होते थे और इसलिए इंग्लैंड जिस तरह की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन से गुजरता था उसी के रिजल्ट हमें इन एक्ट्स में देखने को मिलते थे। तो अगर अब चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो इस दौर में इंग्लैंड में किस तरह की पॉलिटिकल कंडीशंस थी, एक बार उस पर नजर डालते हैं। देखो, इंग्लैंड में जब से इलेक्शन शुरू हुए तब से लेकर 1833 में जब चार्टर एक्ट पास किया जाना था, तब तक इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि आपस में इलेक्शंस लड़ती थी। एक थी टॉरी पार्टी और दूसरी थी विग पार्टी। टॉरी पार्टी की आइडियोलॉजी थोड़ा कंजर्वेटिव थी और इनका मानना था कि इंग्लैंड के डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के लिए मोनार्की का होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि ये राजाशाही पर विश्वास रखते थे और इनके हिसाब से राजा का बेटा ही राजा होना चाहिए, तभी देश में स्टेबिलिटी बनी रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ थी विग पार्टी, जिसका जन्म ही मोनार्की का विरोध करने से हुआ था। इनकी आइडियोलॉजी लिबरल थी और ये लोग फ्रीडम और एक्सट्रीम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जैसी विचारधारा को सपोर्ट करते थे। अब अगर आप लोग इंटरनेट पर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट चेक करें तो ये पाएंगे कि 1784 में जब विलियम पिट इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने तब से लेकर 1830 तक, मतलब पूरे 46 साल इंग्लैंड में टॉरी पार्टी का रूल था। इसमें सिर्फ एक साल 1806 का एक एक्सेप्शन था जब बीच में 1 साल के लिए विग पार्टी का रूल आया था। अदरवाइज करीब 45 साल टॉरी पार्टी का रूल इंग्लैंड में था। फाइनली 1830 में चार्ल्स ग्रे के प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ विग पार्टी एक लंबे अंतराल के बाद पावर में आती है और इनके आने से इंग्लैंड में एक बार फिर लिबर्टी और सोशल रिफॉर्म्स की धूम मचने लगती है। इनके प्राइम मिनिस्टर रहते इंग्लैंड में 1832 में रिफॉर्म एक्ट पास हुआ, जिसके बाद इन्हीं के कार्यकाल में 1833 में स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट पास हुआ, जिसके द्वारा बहुत सी ब्रिटिश कॉलोनीज में स्लेवरी को खत्म किया गया। अब याद करो, लेक्चर के शुरू में मैंने बोला था चार्टर एक्ट 1833 को पास करवाने में 3 लोगों का खास रोल था। तो उन 3 लोगों में पहले व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स ग्रे ही थे और जो 2 व्यक्ति और थे वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकुले और जेम्स मिल। थॉमस मैकुले इस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में विग पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सेक्रेटरी भी थे, और इस हैसियत से ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड पास होने वाले एक्ट में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और तीसरे व्यक्ति जेम्स मिल इस समय लंदन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस था, ईस्ट इंडिया हाउस, इस ऑफिस में एग्जामिनर ऑफ करस्पॉन्डेंस की पोस्ट पर थे। अब जेम्स मिल और थॉमस मैकुले जैसे लोगों की इमेज एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर जानी जाती है। जेम्स मिल कभी भी इंडिया नहीं आए थे, पर इन्होंने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को लेकर एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और इंडियन हिस्ट्री को रिलीजन के आधार पर बांटने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इसके बाद से आप आज जब इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, तो इसमें एंशियंट हिस्ट्री ज्यादातर हिंदू रूलर्स के बारे में है, मिडीवल हिस्ट्री मुस्लिम रूलर्स और मॉडर्न हिस्ट्री में हम ब्रिटिश पीरियड को पढ़ते हैं। दूसरी तरफ मैकुले की बात करें तो इनका मानना था इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर के सामने काफी पिछड़ा हुआ कल्चर है और इंडियन लोगों को भी वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाना चाहिए। हालांकि मुझसे पूछे तो यह मैकुले की एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैकुले ने खुद बोला था कि उसे संस्कृत नहीं आती है, फिर भी उसने संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बोला था कि संस्कृत लैंग्वेज का इंसानियत के लिए बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। पर शायद वो ऐसा कहने से पहले संस्कृत सीखकर संस्कृत भाषा में लिखी गई उपनिषद और गीता पढ़कर उसे समझ पाता तो वो अपने शब्द वापस ले लेता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने जिन 3 लोगों के बारे में बात की है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स ग्रे, थॉमस मैकुले और जेम्स मिल, इन तीनों की वजह से ही चार्टर एक्ट 1833 पास हो पाया। अगर ये तीनों नहीं होते तो शायद इसी साल ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया से खत्म करके इंडिया का रूल ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया जाता। इसमें भी खासकर कि 10 जुलाई 1833 की तारीख को मैकुले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच दिया और ये स्पीच इतनी जोरदार थी कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में रूल करने के लिए 20 साल का चार्टर दिलवा दिया। अब सिचुएशन को थोड़ा गौर से समझिए। ये बात हो रही है 1833 की। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 1813 में 20 साल का चार्टर मिला था वो अब खत्म होने जा रहा था। इसलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर चार्ल्स ग्रांट ने 1833 के जून के महीने में कंपनी के रिन्यूअल के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल इंट्रोड्यूस किया। पर इस बार पार्लियामेंट के ज्यादातर मेंबर का यह बोलना था कि अब इंडिया में कंपनी का रूल खत्म करके उसे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाए। और इन्हीं सब के बीच चार्ल्स ग्रांट की तबीयत बिगड़ जाती है। तब वो थॉमस मैकुले को अपने पास बुलाते हैं और करीब करीब रोते हुए वो मैकुले से बोलते हैं कि पता नहीं मेरे बिना कंपनी का क्या होगा। उनकी चिंता साफ थी कि इस बार कंपनी का रूल इंडिया से उन्हें खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। तब मैकुले ने उन्हें आश्वस्त करते हुए आगे का काम अपने हाथ में लिया और इसके बाद मैकुले ने जब 10 जुलाई 1833 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच दिया जिसमें उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया से खत्म कर देने के बहुत से नुकसान बताए, जिसके बाद फाइनली 28 अगस्त 1833 को चार्टर एक्ट 1833 पास हो गया। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। इसका रीजन समझिए क्या है। सेंट हेलेना एक्चुअली एक आइलैंड का नाम है जो साउथ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। इसकी पोजीशन अफ्रीका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट बीच में है। इस आइलैंड का इंपॉर्टेंस समझना है तो मैं बता दूं कि ये वही आइलैंड है जहां पर नेपोलियन को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हराने के बाद उसे कैद करके इसी आइलैंड पर रखा गया था और इसी आइलैंड पर ईयर 1821 में नेपोलियन की डेथ हुई थी। अब हमें यह तो पता है कि ईयर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को केप ऑफ गुड होप से लेकर स्ट्रेट ऑफ मगेलन तक ट्रेड करने का अधिकार दे दिया था। पर इसके 50 साल बाद ईयर 1657 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सेंट हेलेना आइलैंड पर भी रूल करने का अधिकार मिल जाता है और तब से लेकर ईयर 1833 तक इस आइलैंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। पर 1833 में जब ये चार्टर एक्ट को पास किया गया तब उसमें एक प्रोविजन डालकर सेंट हेलेना आइलैंड पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया और इस आइलैंड को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इसी रीजन से इस चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। तो अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के प्रोविजंस की। फर्स्ट पॉइंट, दिस चार्टर ग्रांटेड टेरिटोरियल पोजीशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 years विच कंपनी हैड एक्वायर्ड इन इंडिया। मतलब इस एक्ट ने एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 साल तक इंडिया की जिन टेरिटरीज पर कंपनी ने कब्जा किया था उन टेरिटरीज पर कंपनी को रूल करने की परमिशन दे दी। सेकेंड पॉइंट,
The charter ended the commercial activities of company including trade in tea and trade with China and made company a purely administrative body. मतलब इस बार इस चार्टर ने कंपनी को इंडिया में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभालने और पॉलिटिकली रूल करने की पावर दी। इससे पहले वाले चार्टर एक्ट में कंपनी को जो चाय और चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली दी गई थी उसे भी इस 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया और कंपनी का अब पूरे तरीके से इंडिया में ट्रेड करने का राइट खत्म कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी जिसे 1600 में बनाया ही इसलिए गया था कि वो इंडिया जैसी कंट्री के साथ व्यापार कर सके, अब उस कंपनी का वो ओरिजिनल काम ही खत्म कर दिया गया और कंपनी को इंडिया में सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखने के लिए बोला गया। अब थर्ड पॉइंट, द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was changed to Governor General of India and government run by him was referred as Government of India, having authority over the entire territorial area possessed by the British in India। मतलब इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डेजिग्नेशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। देखो, इसके पहले ऐसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, और इन तीनों प्रेसिडेंसी के हेड उस प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा और उसे बाकी की 2 प्रेसिडेंसी के गवर्नर का सीनियर बना दिया गया था, पर अभी भी तीनों प्रेसिडेंसीज के अपने अलग अलग गवर्नर्स थे। पर इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया में जहां जहां भी ब्रिटिशर्स का रूल था उन पूरी जगह का गवर्नर जनरल बना दिया और साथ ही साथ पूरे इंडिया की ब्रिटिश टेरिटरीज का लेजिस्लेशन या लॉ बनाने की पावर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल को दे दी गई। तो यहां हम ये देख सकते हैं कि इस एक्ट द्वारा इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल का सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा था। तो इस एक्ट द्वारा पूरे इंडिया में जहां जहां ब्रिटिश रूल था उन पूरी टेरिटरीज को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में ला दिया गया और जो प्रोविंसेस थे उनके लिए एक गवर्नर था और ये सारे प्रोविंसेस अल्टीमेटली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने वाले पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। फोर्थ पॉइंट, द एक्ट एस्टेब्लिश्ड इंडियन लॉ कमीशन एंड लॉर्ड मैकुले वॉज मेड इट्स फर्स्ट चेयरमैन। मतलब इस एक्ट ने इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की और लॉर्ड मैकुले को इसका पहला चेयरमैन बनाया। तो इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इंडियन गवर्नमेंट की सबसे पहली मिनिस्ट्री बनती है। तो अगर पूछा जाए कि इंडियन गवर्नमेंट की सबसे पुरानी मिनिस्ट्री कौन सी है तो याद रखिएगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और इस लॉ कमीशन का सबसे पहला चेयरमैन लॉर्ड मैकुले बनता है। फिफ्थ पॉइंट, this act made it compulsory that laws made in India has to be submitted to British Parliament and instead of saying as regulation, now they will be called as acts। मतलब इस एक्ट द्वारा ये कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी लॉ इंडिया में बनेगा उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और अब से जो भी लॉ इंडिया में बनेंगे उन्हें एक्ट्स कहा जाएगा। इस चार्टर एक्ट से पहले जितने भी चार्टर एक्ट्स पास हुए और उन चार्टर एक्ट्स के तहत जो भी लॉज इंडिया में बनते थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था। Sixth point, the act deprived the legislative power of governors of Bombay and Madras। मतलब इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के लॉ बनाने के पावर को छीन लिया और अब से लॉ बनाने की पावर सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनके काउंसिल के पास ही रह गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस एक्ट द्वारा किस तरह से ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रलाइज किया जा रहा था। Seventh point, the act divided the presidency of Bengal into 2 presidency. One is presidency of Fort William and other is presidency of Agra। जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि इस एक्ट ने प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के अलावा पहली बार 4th प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा का एस्टैब्लिशमेंट किया था। 8th पॉइंट, the act provided the slavery was to be removed from India and Governor General in Council was to take steps in this direction। क्या था कि इन दौरान इंडिया में दास प्रथा चलती थी। अब ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंग्लैंड में 1830 में विग पार्टी की सरकार बनती है जिनके की आने से इंग्लैंड में सोशल रिफॉर्म्स की दिशा में काम हो रहे थे और इसी कारण से ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिससे कि ब्रिटेन और ब्रिटेन की कॉलोनीज से स्लेवरी को खत्म किया गया। 9th पॉइंट, The act attempted to introduce a system of open competition for the selection of civil servants। मतलब इस एक्ट द्वारा पहली बार सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन की व्यवस्था करने की बात की गई। चार्टर एक्ट 1833 के सेक्शन 87 में लिखा था सिविल सर्विसेज में एंट्री के लिए कैंडिडेट्स में रिलीजन,
प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट या कलर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये एक कोशिश थी जिसके द्वारा भारतीय लोगों को भी सिविल सर्विसेज में एंट्री दी जानी थी। विलियम बेंटिक्ट भी ये चाहते थे कि भारतीय लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम में इन्वॉल्व किया जाए, पर चार्टर एक्ट के इस प्रोविजन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपोज किया गया। सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मनमानी चलती थी, वे जिसे चाहते थे उसे अपॉइंट करते थे, इसलिए इस तरह के ओपन कॉम्पिटिशन से उनकी ये मनमानी खत्म हो जाती और उनके अपोज करने की वजह से ये प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो यहां पर हमने चार्टर एक्ट 1833 के सारे प्रोविजंस को देख लिया है। अब आगे फिर मिलेंगे नए लेक्चर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।